हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। और हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ना सिर्फ डिस्कस करते हैं बल्कि प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऑप्शंस पे रिसर्च करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की भाई ये टेंडेंसी है और अब ये प्रमाणित है कि हर साल उन्होंने पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछने होते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं तो आप कहीं न कहीं लूज़िंग साइड में हैं, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि इन ऑप्शंस पे रिसर्च करके आपसे एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। ठीक है? शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हम 2024 सीएपीएफ के एग्जाम में पूछे गए यूपीएससी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग मैनर। आपको कहीं कोई बजट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वाला फिगर जो है, ये मैंने लास्ट सेशन में भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। ये वाला फिगर आसान आराम से देख लो एक बार, ठीक है? ध्यान से देख लेना। तो इससे आपका जितना भी बजट पे क्वेश्चन बनता है, एक फिगर से आपका वो पूरा सॉल्व होने की ये एक एक चार्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी हिम्मत रखता है बेसिकली, राइट? तो असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी। ठीक है? कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ऑप्शन यही है, आगे पीछे अरेंज किया हुआ है। जब आप इनको देखते हैं ना, ये सभी को पता है, सबको पता है कि जीएसटी लास्ट में ही आना है। जीएसटी लास्ट में ही आना है, क्योंकि जीएसटी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। तो जहां जीएसटी लास्ट में नहीं है उसको पहले हटाओ। अब देखो, इनमें जीएसटी लास्ट में है, ठीक है? अब दूसरी बात, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये लगभग 15% रहता है। लगभग आपके इंडिविजुअल इनकम टैक्स के बराबर, ठीक है? तो कॉर्पोरेशन टैक्स बिल्कुल इसके, ठीक है, जीएसटी से पहले आना है। तो यहाँ भी देख लो, यहाँ भी जीएसटी लास्ट में नहीं है, ये तो आपने हटा ही दिया। 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स इसमें दोनों जगह सेकंड सेकंड लास्ट नंबर में दिया गया है, तो इसमें भी कोई झोल नहीं है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, मान लो अगर आपको पता भी नहीं होगा कि यूनियन जो एक्साइज ड्यूटी है ना, ये बहुत सारी गुड्स में लगती है। एक्साइज ड्यूटी बहुत सारी गुड्स में लगती है, पेट्रोल में लगती है, डीजल में लगती है, ठीक है? आपके एविएशन टरबाइन फ्यूल में लगती है और बहुत सारी बाकी चीज़ों में भी आपके लगती है, ठीक है? जो लग्ज़री गुड्स होती है उनमें ये लगती है, गोल्ड में लगती है, ठीक है? हर चीज़ में लगती है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। तो ये ऑब्वियसली इसका कलेक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कस्टम तो देखो हम सिर्फ इंपोर्ट्स पे लगा रहे हैं, और इंपोर्ट भी सर्विसेज का नहीं है ना। उसमें जो कस्टम आपके लगता है, वो नॉर्मली आप जो कस्टम पे करते हैं वो गुड्स के इंपोर्ट पे आप, ठीक है, कस्टम्स पे कर रहे होते हैं। समझ रहे हो बात को? तो बस ये जो कस्टम्स हैं, ये मिनिमम आएंगे, क्योंकि इसमें आपकी कलेक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होनी है। तो कस्टम पहले आएगा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी। ना ऊपर ये एक्साइज ड्यूटी पहले लिख दिया है, नहीं भैया, एक्साइज ड्यूटी इसके बड़ा है। देखो, अब ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पे देख लेना। सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा रूपी हमारा कहाँ से आ रहा है, ये हम बोरो करके ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा रूपी, ध्यान में रखना, ये हमारी बोरोइंग लायबिलिटी है। सबसे ज़्यादा पैसा हम बोरो करके लेते हैं बजट में, ठीक है? उसके बाद आपका आता है जीएसटी, उसके बाद आता है इंडिविजुअल इनकम, उसके बाद आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। ये सब बाकी तो बहुत है ना, बहुत लल्लू-पल्लू जैसी ये चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यूनियन एक्साइज़ ड्यूटी 7% है, कस्टम आपके 4% है। फिर पैसा जाता कहाँ है, ये भी ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा हम कर्ज़े से ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम दे भी कर्ज़े में रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है, सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा वहाँ होता है ना? ये यहाँ पे प्ले का बटन इसलिए आ रहा है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है एक अर्लियर लेक्चर से। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही साल में एक ही चीज़ को यूपीएससी ने कितना रिपीट किया है। समझ रहे हो? क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में पढ़ रखा है। तो उसके बाद आपका स्टेट को जो, ठीक है, स्टेट्स को जो आपकी, हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, वो सेकंड नंबर पे है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाता है। बस ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रख लो, तो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन इतना आपको साफ हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली स्टेटमेंट में आते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसको ध्यान से पढ़ना। एनलार्जनिंग एनलार्जिंग द मोस्ट फेवर्ड नेशंस, एक्सपोर्टिंग प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एंड इमर्जिंग एरियाज़, स्ट्रीमलाइनिंग द स्कॉमेट पॉलिसी। देखो, किसी को, मुझे भी नहीं पता ये स्कॉमेट पॉलिसी वगैरह क्या है ना? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ऑब्वियसली ये प्रमोट करेगा भाई। अगर आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगर लानी है तो कुछ पॉजिटिव करने के लिए ही लाई होगी। ऑब्वियस बात है। और पॉजिटिव कब होगा, फॉरेन ट्रेड कब प्रमोट होगा, जब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कंट्री में होगा, तभी तो आप ईज़िली प्रोड्यूस कर पाएँगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ये तो होगा ही होगा। नॉट पूछा हुआ है ना। एक्चुअल में अगर आपको थोड़ा-सा भी पता होता, तो अभी के प्रोटेक्शनिस्ट एज में कंट्रीज जो है ना, वो अवॉइड कर रही है एमएफएन स्टेटस देना। इंडिया भी अवॉइड कर रहा है।
इनफैक्ट जो हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का नया मॉडल है 2016 का, 2016-17 का बीआईटी मॉडल, ठीक है? जो नया मॉडल आया हुआ है बीआईटी का, वो जो न्यू बीआईटी मॉडल है, उसमें एमएफएन क्लॉज है ही नहीं। उसमें एमएफएन क्लॉज है ही नहीं। अब ये एमएफएन क्लॉज क्या है, इसको ब्रॉडली हम पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर ये आइडिया आपको होता कि अब जो है कंट्रीज कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो एमएफएन क्लॉज को कितना कम कर सकें। क्यों? क्योंकि भैया इससे इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन देने से, समझ रहे हो? तो ये आप इसमें आंसर एक्चुअल में इसका यही है। स्कॉमेट पॉलिसी अगर मान लो नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हम पढ़ेंगे। अभी एमएफएन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्यों? लेटेस्ट न्यूज़ है दिसंबर 24 2024 की ये न्यूज़ है, वो क्या कि भैया स्विट्जरलैंड जो कि मेंबर है एफ्टा का, एफ्टा भी न्यूज़ में है। ईस्टर्न जो सॉरी जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है एफ्टा, इसके साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया था, है ना? रिसेंट मार्च में एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने। इसमें 4 लोग हैं, 4 कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ध्यान में रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कोई भी कंट्री ईयू का मेंबर नहीं है, इनका अलग ईयू है एक तरीके से, ये एफ्टा एक अलग ईयू है। आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, समझ गए? तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया, स्विट्जरलैंड ने इंडिया से मोस्ट फेवर्ड नेशन विथड्रॉ ही कर लिया। समझ रहे हो? विथड्रॉ ही कर लिया ये विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। व्हाट इज दिस? डीटीईए क्या होता है? ये बेसिकली टैक्स अवॉइडेंस का एग्रीमेंट है। जैसे मान लो इंडियन कोई कंपनी है इंडिया में भी काम कर रही है, ये आपके लिंचेस्टिन में भी काम कर रही है ना? या फिर ये आपके स्विट्जरलैंड में भी काम कर रही है। अब इसको तो यार वही काम करने के लिए इंडिया में भी उसी इनकम पे टैक्स देना पड़ रहा है, स्विट्जरलैंड पे भी डबल टैक्स हो रहा है ना? तो इससे बचने के लिए 2 कंट्रियाँ क्या करती है, एक टैक्स अवॉइडेंस, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर देती है, ताकि ये बच जाए, ये एक फॉर्म एटलीस्ट एक जगह से बच जाए, है ना? और ये अपना प्रॉफिट वगैरह अच्छे से कमा भी सके। दिस इज़ नोन एज़ डीटीएए एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट से एमएफएन क्लॉज़ इसने रिसेंटली हटाया है स्विट्ज़रलैंड ने। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी एमएफएन क्लॉज़ है क्या? एमएफएन क्लॉज़ एक्चुअल में जो डब्ल्यूटीओ भी जिसे डिस्क्राइब करता है, ये किसी तरीके की आपको प्रेफ़रेंस नहीं दे रहा है, नहीं, इट इज़ नॉट अ फेवरिंग, ठीक है? इट इज़ नॉट अ फेवर डन टू एनी कंट्री। तो ये एमएफएन क्या है? ये बेसिकली इक्वालिटी का, ठीक है? इक्वल ट्रीटमेंट का ये एक क्लॉज़ है। डब्ल्यूटीओ में गेट एग्रीमेंट में सबसे पहले ये आया। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब मान लो अगर आपने 80 कंट्रीज़ को एमएफएन दे के रखा है, तो अगर आपने कोई भी चेंज किसी एक कंट्री के रिस्पेक्ट में अपनी पॉलिसी में किया, तो वो 80 के 80 कंट्रीज़ पे अप्लाई होगा। ये बात समझ रहे हो? तो दिस इज़ नोन एज़ योर मोस्ट फेवर्ड नेशन कि भैया हम सभी को बराबर तरीके से, है ना, एक बराबर का दर्जा देंगे, ये इक्वालिटी का क्लॉज़ है। अब अगर कंट्रीज़ को इसे हटाना है, याद रखना, दे डोंट नीड टू इन्फॉर्म डब्ल्यूटीओ, नो नीड टू टेक द परमिशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। अगर आपको किसी कंट्री को एमएफएन स्टेटस से हटाना है, जैसे पाकिस्तान को इंडिया ने हटाया था, ठीक है? तो कंट्रीज़ आर इंडिपेंडेंट टू गिव एमएफएन स्टेटस टू सम कंट्री और टू रिवोक इट एज़ वेल। है ना? अब एमएफएन के कुछ एक्सेप्शंस भी है डब्ल्यूटीओ जो अलाउ करता है, वो क्या? भैया कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की एक्सेप्शन है कंट्री को, कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ स्पेशल एग्रीमेंट कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना? या फिर डेवलपिंग कंट्री के लिए स्पेशल प्रोविज़न के भी जो है वो है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए के जो अ, ठीक है, जो प्रेफ़रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स रहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है की जा सकती है ताकि डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें की जा सकें, राइट? जो दूसरी बात, अब इंडिया के लिए ये और ज़रूरी क्यों है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, एक जजमेंट इसमें आई थी। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इंडिया में एमएफएन क्लॉज़ ऑटोमैटिकली एप्लीकेबल नहीं है। ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन इशू करे अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब ये इनकम टैक्स एक्ट जो है चेंज होने वाला है, एक हफ्ते बाद चेंज हो जाएगा, 2025 में ये चेंज होने वाला है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन जी ने बताया है लोकसभा में। लेकिन अभी जो इनकम टैक्स एक्ट आपका चल रहा है, ठीक है, तो उसके सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग पहले गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इशू करनी पड़ेगी कि भैया इस कंट्री के रिस्पेक्ट में इंडिया में एमएफएन स्टेटस लगेगा, तभी जाकर के वो इंडिया में एप्लीकेबल होगा। ये ऑटोमेटिकली नहीं है इंडिया में ठीक है एप्लीकेबल। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है
कि गेट्स का एमएफएन इज नॉट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल इन इंडिया। अब कुछ की प्रोविजन पढ़ लेते हैं मेंस के परस्पेक्टिव से भी, ठीक है, कि एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के कुछ की प्रोविजन क्या है। पहला प्रोविजन ये है, भैया एक इंपॉर्टेंट चीज है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। एक्सपोर्ट का हमारा क्या है, एम्बिशन क्या है, वी वांट कि भैया एक सॉरी जो 1 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है, 1 ट्रिलियन यूएसडी बाय 2030 गुड्स और सर्विसेज 1 ट्रिलियन यूएसडी हम कर सकें। इतना हमने एक्सपोर्ट करना है, ये हमारा टारगेट है। उसके लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, और जो आज के आपके इस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर है वो एक इनिशिएटिव लाएंगे, ईच वन टीच वन इनिशिएटिव, उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। अगली बात कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब और स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, ये सब चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व की जाएंगी। एक अच्छी बात ये है कि जो मर्चेंटिंग ट्रेड है ये इंडिया में अलाउ किया गया है। यहाँ से सवाल पूछ सकता है वो कि मर्चेंटिंग ट्रेड क्या होती है। ये एक्चुअल में ऐसा है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये श्रीलंका है, और यहाँ मान लो इंडोनेशिया की कोई शिप आ रही है। मर्चेंटिंग ट्रेड क्या है कि इंडिया इंडिया ये ठीक है, मान लो अगर इंडोनेशिया से ये शिप आ रही है, ये जा रही है आपके, ठीक है, यूके जा रही है मान लो, तो ये शिप आएगी और इंडिया में अगर इसको अलाउ किया गया तो विदाउट पेइंग कस्टम्स इन इंडिया, इंडिया के पोर्ट में आएगी, आराम करेगी, फ्यूलिंग व्यूलिंग करेगी, और फिर यहाँ से आगे का सफर अपना शुरू करेंगे। इसे कहते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी पोर्ट में रुकते हैं तो नॉर्मली कंट्रीज उसमें कस्टम चार्ज कर लेती है। इसमें अब मर्चेंटिंग ट्रेड अलाउ कर दिया गया है कि आप आओ भैया, फिलिंग फिलिंग करो और फिर आगे अपना चले। और यहाँ देखो ये साइट्स हो गया, स्कॉमेट हो गया, ये कुछ पॉलिसीज हैं जो इसमें आपकी इन्वॉल्व की जा रही है। यहीं से ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दी भी गई थी। अगर आपको ऐसा ही कॉम्प्रिहेंसिवली भाई पीवाईक्यू रिसर्च करना है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, प्रीलिम्स का पंचनामा, ठीक है। ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है यूपीएससी सीएससी में। और मेरे बारे में जानने के लिए आप civilspot.in यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। साइंस एंड टेक में भाई अगर कमज़ोर हैं, आसान भाषा में मेरा अगर समझाना आपको समझ में आ रहा है, तो आप आसान भाषा में साइंस एंड टेक के इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा। ये मैं बता रहा हूँ, मैं खुद 4 अपने प्रीलिम्स दे चुका हूँ, 3 बार 110 प्लस मार्क्स से, ठीक है, मेंस लिखे हुए हैं। हालाँकि मेंस में मैं तीनों बार फेल हुआ हूँ ये भी बात सही है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जॉइन करना होगा जिनको वो जॉइन कर लेंगे, ठीक है। अपना आज का अपना आगे बढ़ाते हैं और ये ख़त्म करते हैं भाई मामला। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है न्यूज़ में था, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये चीज़ ध्यान से देखना। इट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड विलेजेस। दूसरा कि फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड स्पोर्ट्स मीट एटसेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस प्रोग्राम। आप मुझे एक, ठीक है, एक चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि जो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमने पढ़ी, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इशू किसने की है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, चलो इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। अब आते हैं यहाँ पे कि ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आपके आता है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है, क्या ये एमएचए के अंडर है, क्या ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल सही बात है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड विलेजेस इन बॉर्डर एरिया, और नॉर्मली कौन से बॉर्डर एरिया, जो इंडिया और चाइना के साथ बॉर्डर लग रहे हैं ना, उन बॉर्डर एरियाज में आइडेंटिफाइड विलेजेस को एकदम मजबूती देने का ये ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मजबूत करने का ये एक प्रोग्राम है। और जब मैंने इसकी नोटिफिकेशन पढ़ी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जब नोटिफिकेशन पढ़ी, तो मैंने पाया कि भाई इसमें 667 से ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ऑब्वियस बात है भाई, अगर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट विलेज का करना है ना, तो आपको वहाँ पे फेयर, फेस्टिवल, कल्चर, स्पोर्ट्स, इन सब का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है, ठीक है। अगर आपको आइडिया भी होता वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड, तो आप इजीली इसको लगा सकते थे। अगली बात, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है, ये इसके बारे में, ये कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने इनिशिएटिव लिया है? क्या ये यूएनडीपी और आसियान का है? क्या ये ओईसीडी और आसियान का है? क्या यूएनडीपी और ओईसीडी का है? या फिर क्या ये आईएलओ और आसियान का है? ये बात ध्यान में रखना कि आसियान जो है ना, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने आपको ये दे के ही रखा हुआ है ताकि आप एलिमिनेट करो। यूपीएससी की गेम है भाई ये, है ना? आपको अगर पता होता कि आसियान यार कहाँ इसमें इन्वॉल्व होगा,
समझ रहे हो? तो आप आंसर सीधा यहाँ पे ले सकते थे, क्योंकि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, दैट मीन्स कि, है ना? जैसे आप देखते हैं ना, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है भाई, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ये भी बिल्कुल वैसा है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, ताकि जो कंट्रीज हैं वो अपनी बेस्ट टैक्स प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ताकि टैक्सेशन का सिस्टम अच्छा हो। तो ये इनिशिएटिव किसका है? यूएनडीपी और ओईसीडी का है। यही ओईसीडी ही कर रहा होता है यार ऐसे काम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ओईसीडी का, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नंबर वन ये। दूसरी बात कि एफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, नंबर दो ये। तीसरी बात कि ठीक है, कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नंबर तीन ये। चौथी बात कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर जो, हाँ, ठीक है, रिएक्टर है, आईटीईआर प्रोजेक्ट, तो ये आप कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये कौन सी जगह, कौन सी कंट्री में है बेसिकली, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये भी एक पीवाईक्यू है। तो आई होप ये सेशंस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पा रहे होंगे, वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। कर पा रहे हैं तो बिना झिझके मैं बता रहा हूँ, ये एक बार ये कोर्स ज्वाइन करके रखो। रिवीजन ओरिएंटेड भाई मॉड्यूल है, बेस्ट बात ये है, कोई आपको ऐसे नहीं देता है। ऐसी वीडियोस बनी हुई है, रिवीजन ओरिएंटेड है, एक एक घंटे के आपको इसमें लेक्चर मिलेंगे। मोर देन 3000 आप जो है पाएंगे कि इसमें इतने सारे पीवाईक्यू, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह, एनडीए वगैरह, सीएससी, सबको इसमें एनालाइज किया गया है टॉपिक वाइज। वो भी कोई टॉपिक सर्च करो, उस पे सारे पीवाईक्यूज की वीडियोस आपको मिलेंगी, यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं। civilspot.in, दिस इज द, है ना, वेबसाइट, आप लॉगिन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इन कोर्सेज में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। टेलीग्राम चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन।